नमस्कार दोस्तों, बैरियर फ्री वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में 2024 में मिस्टर राजपूत, मिस्टर विजय राजपूत, जो कि आईएएस है, कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी गुजरात के हैं, उनको नेशनल अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। और उसके पीछे बहुत सारे उनकी प्रयत्न थे, बहुत सारी मेहनत थी, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। मैं खुद बताऊं, बावजूद उसके बजाय सर खुद बताए हमें। सो वेलकम सर, वेलकम टू द चैनल। नमस्कार। नमस्कार सर। सो सर, एक्चुअली अवार्ड लेना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसके पीछे की जो मेहनत रहती है उसको हम जानना चाहेंगे। सो पहले तो हमें ये बताइए कि क्या क्या आपके अचीवमेंट्स थे विच हैज ब्रॉट टू दिस अवार्ड। बेसिकली गुजरात को ये अवार्ड मिला आपके जरिए। जब मैंने रिज्यूम किया था 2021 में एज ए कोर्ट ऑफ कमिश्नर, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत कम केसेस थे, हार्डली 70-80 के आसपास केस आते थे हर साल में। इतने केसेस के लिए मेरी इतनी बड़ी पोस्ट हो, तो मुझे लगा कि मुझे मैंने उसको एनालाइज किया। सो 70-80 केसेस हार्डली पूरे साल में 70-80 केसेस। और जब से ऑफिस शुरू हुई तब से मैंने पूरी हिस्ट्री निकलवाई। ओके। कि ऑफिस स्टार्ट हुई थी, कभी ऐसा टाइम आया था ज्यादा केसेस आए हों, तो बोलते नहीं सर इससे ज्यादा लोग केस आते नहीं है। तो मुझे चिंता हुई, मैंने पूछा कि भाई केसेस की संख्या इतनी कम क्यों है। तो स्टाफ ने बताया सर कोरोना अभी जाके गया, अभी जस्ट पूरा हुआ है, तो कोरोना में मैंने बोला कि भाई कोरोना तो ठीक था, अब वो भी पूरा हो चुका है। फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसी इश्यूज हैं कि हमारी रीच नहीं है, जो हमारे जो ऑडियंस है, जिसको हमको वहां तक पहुंचना है, डिसेबल कम्युनिटी जो है उस तक हमको पहुंचना वो जरूरी है। तो बहुत पहले जो हमारे पहले कमिश्नर साहब थे, उन्होंने एक मोबाइल कोड किया था। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगा ये जरिया अच्छा हो सकता है लोगों तक पहुंचने का। ओके। और मुझे पसंद भी आया, क्योंकि जब भी कोई भी डिसेबल आते हैं, दिव्यांगजन हमारे वहाँ कोर्ट केस के रेफरेंस में आते हैं। हाँ जी। तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, सपोज ब्लाइंड है, तो एस्कॉर्ट उसको चाहिए, उसके बिना वो मूव नहीं कर सकता है। यस। ओके। गुजरात बहुत बड़ा स्टेट है, आप देखेंगे एक्सट्रीम अगर कच्छ में जाएंगे तो उसको पूरा ओवरनाइट जर्नी चाहिए, जहाँ ऑफिस तक आना हो तो। करेक्ट। इधर सेकंड एंड जाएंगे तो वलसाड़ जाइए, यस। वलसाड़ वाले को भी इतना ही टाइम चाहिए। यस। यहाँ आना हो तो मतलब उसको एक दिन पहले प्लान करना पड़ेगा, एक दिन पहले निकलेगा। आज सपोज उसको मेरे वहाँ कोर्ट में उसकी तारीख है, तो उसको कल निकल जाना पड़ेगा, नाइट होल्ड करेगा यहाँ पे, फिर वो मेरी कोर्ट अटेंड कर पाएगा। तो और इसी तरह फार मोस्ट ईस्ट, मतलब पूर्वोत्तर में जाएंगे तो हमारा दाहोद डिस्ट्रिक्ट है, वो भी यहाँ से काफी दूर है। इधर बनासकांठा, साबरकांठा, सारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, बहुत दूर है काफी यहाँ से। फिर अगेन डेफ एंड डम है, उसको फिर आने की तकलीफ, फिर आने के बाद उनको अगेन समझाने के लिए मेरे पास इंटरप्रेटर, यूजुअली साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर केस में रखते हैं, जब केस का हियरिंग होता है, वैसे रखते नहीं है। तो फिर वो एक कम्युनिकेशन गैप कि अगर आएंगे भी तो वो अगेन उनको किसी को साथ में लेके आना पड़ेगा, जिससे वो मुझे उनका प्रश्न क्या है वो समझा सके। एग्जैक्टली। तो इन सबको देखते हुए मैंने शांति से स्टडी किया। मुझे लगा कि यही एडवाइजर रहेगा कि वो कोर्ट के पास आए तो कोर्ट उनके पास आए। जैसे हम कहते हैं प्यासा को कुएं के पास आना पड़ता है। हाँ जी। तो उसके बदले कुआ प्यास के पास आएगा। ओके। तो वो मैंने एक शुरुआत की थी, सबसे दूर के डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया था, डांग और वलसाड़। ओके। जॉइंटली, मतलब दो डिस्ट्रिक्ट। तो एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे। कुछ किसी का ट्रांसफर हो गया था, एसटीओ का, कुछ मतलब और छोटे मोटे इशू वहां चल रहे थे। तो उसमें हमारा रिस्पांस थोड़ा कम मिला था। लेकिन एनजीओज जो आए थे उस केस के हियरिंग में, उन्होंने बहुमान किया है। उन्होंने बोला सर ये पहली बार आप
ऐसा कुछ हो रहा है, हम तो गांधीनगर आना पड़ता था, उसके बदले आप पूरी ऑफिस लेके यहाँ आए हैं। उन्होंने इनवाइट भी किया, उनसे मिलना भी हुआ, उनके प्रश्न भी मैं समझा, और उन्होंने ये कहा कि सर थोड़ा इसमें जो कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है, अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद संख्या प्रश्नों की बहुत ज्यादा होती है, बहुत प्रश्न लोगों के। कुछ उसके बाद भी आए थे तो हमने उनको भी सुना। उससे मेरा उत्साह तो बढ़ा, लेकिन मुझे लगा कि जो जो कमियां थी हमने कोशिश की कि अगली जो हमारी मोबाइल कोर्ट हो उसमें हम उसको कमियों को दूर किया जाए। और तब से कांस्टेंट, मतलब हर मोबाइल कोर्ट में 75, 80, 100 के आसपास प्रश्न आते हैं। और अभी तक हम लोग काफी मोबाइल कोर्ट कर चुके हैं, लगभग 9 के आसपास मोबाइल कोर्ट किए मैंने। फिर भी एक प्रश्न तो फिर भी रहता है कि एक हमको 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट कंबाइन करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी भी ये इशू तो है ही कि लोगों तक ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली नहीं गया है कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड, अलग अलग एजेंसी हो सकती हैं, हेल्थ हो, राशन कार्ड से रिलेटेड हो, पुलिस से रिलेटेड हो, कि जहां वो दिव्यांग होने के होने का ही मतलब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे केसेस में ये उनके लिए परफेक्ट फोरम है। और यहाँ समरी ट्रायल होता है कि टिपिकल जो कोर्ट में होता है कि रजिस्टर कोर्ट हो गया, केस हो गया, इसके बाद में आपको काफी लंबे समय तक केस चलता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम मैक्सिमम 2 से 3 महीने 2 से 3 हियरिंग में हम केस को डिस्पोज कर देते हैं। और हम और फर्दर इसमें कोशिश ये कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे केस की कार्रवाई आगे बढ़ती गई, हमें पता चलता गया क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमने उसमें एक और चीज ऐड की कि जो स्पेशली एबल्ड या नहीं आ सकते हैं, जिन उनका ग्रीवेंस या कोर्ट केस हमारे कोर्ट में चालू है, उनको हम लोग ऑनलाइन भी उनकी जो टेस्टिमोनी लेनी है, जुबानी लेनी है, वो हम ले लेते हैं। तो उनको मतलब ऐसे केसेस में तो उनको यहाँ भी नहीं आना पड़ता है। पर अधिकतर सबकी इच्छा होती है कि वो प्रोसेस को देखें, समझें। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो ऑफिसर के पास वो जाते थे एज ए डिसेबल, उनको बाहर बैठा कर रखता था, कभी उसको बुलाता नहीं था, उसको जवाब नहीं देता था, वो ऑफिसर को वो एज ए विक्टिम देखना चाहेंगे सामने, प्रतिवादी। हाँ, प्रतिवादी के तरह जोड़ते हैं। हाँ जी। तो वो वहां होता है हाजिर, और उसको एक्सप्लेन करना होता है कि भाई इनका इश्यू इतने समय से आपके पास पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, और आपने इसका काम क्यों नहीं किया है। हाँ। अगर वो जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता है तो ही लायबल फॉर पेनल्टी, वी हैव प्रोविजन ऑफ पेनल्टी। और हम लोग उसको फिर वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि कोई डिसेबल है और उसको आप समझते हैं कि इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं और उनको हम लोग स्ट्रिक्टली डील करते हैं। तो इस तरह हम लोग कारवां चालू हुआ आपका, और आपने ऑनलाइन और मोबाइल कोर्ट दोनों का यूज किया। एंड स्पेसिफिकली आप जैसे बताया आपने मुझे कि हम लोग ऑनलाइन चालू किए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे खुद के आई थिंक 100 के प्लस केसेस है, मेरे ख्याल से ज्यादा हो गए। सो मुझे याद है, मैं खुद अहमदाबाद का हूँ, द कोर्ट इज इन गांधीनगर, थोड़ा सा डिस्टेंस है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम 1 आध घंटा लग जाता है। जब कभी भी मेरा केस होता है, मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ। सी, मैं रिटर्न कुछ नहीं लिखता हूँ, पहले तो केस भी मेल के जरिए होते हैं। दोस्तों, आपको ये बताना जरूरी है कि गुजरात में जितने भी केस हम लोग करते हैं, अर्लियर वी यूज्ड टू कम, हमको यहाँ पे आना पड़ता था, पेपर लेके आना पड़ता था, सब कुछ देना पड़ता था, सुनवाई होती थी, उसके बाद हमको फिर से आना पड़ता था, दूसरी तीसरी ये वो सब। ना आफ्टर राजपूत साहब हैज कम, तो उनके बाद हम लोग ऑनलाइन एक उनका जो मेल आईडी है उस पर मेल करते हैं। जैसे वो मेल यहाँ पे आता है, उसको एज अ केस फाइल दर्ज किया है, रजिस्टर किया है, ऐसा माना जाता है। दैट वाज द इंस्ट्रक्शन। और उससे मुझे खुद को, मैं पर्सनल बात कर रहा हूं, मुझे खुद को बहुत फायदा हुआ। मेरे ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, आपको पता है, मेरे बहुत सारे केसेस ऑलरेडी रनिंग है, कुछ केसेस आने वाले हैं। सो
आप नहीं मानेंगे, टाइम का बहुत सारा फायदा होता है। सेकेंडली, हमको आने जाने में जो परेशानी होती है, बीइंग डिसेबल, मैं खुद भी डिसेबल हूँ, तो वो सब परेशानियां कम हो जाती है। दूसरी चीज जो आपने स्टार्ट की कि मोबाइल कोर्ट, तो वहां पे सभी विक्टिम्स, मतलब जो प्रतिवादी है और जो वादी है, वो सब आते हैं और उसका तकरीबन तकरीबन उसी दिन में आप ऑर्डर भी दे देते हैं। सो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। हम दूसरे स्टेट्स को भी ये मैसेज देना चाहेंगे। आप लोग करते होंगे, शायद इससे भी बेहतर करते होंगे, कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे क्या करते हैं आप। लेकिन अगर ऐसा कुछ स्टार्ट किया जाए ना, दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस। केसेस की संख्या बढ़ जाएगी। तो सर 70-80 केसेस हम लोग बात कर रहे थे, ऑन एन एवरेज वी वर टॉकिंग। ये करने से क्या मतलब हम लोग अचीव कर पाए? कितना केसेस की संख्या बढ़ी तकरीबन, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्ट आंकड़ा। देखिए, इससे करने से, मोबाइल कोड करने से संख्या, मतलब समझिए जब मैंने रिज्यूम किया था वो जुलाई महीना था, तो जुलाई ऑलमोस्ट 6 मंथ मिले थे मुझे। ओके। 21 में, 2021 में स्टार्टेड नो। हाँ, तो उसी साल हमने 216 केस किए थे। दैट मतलब वाज कोरोना टाइम। हाँ, कोरोना टाइम, दैट वाज कोरोना टफ टाइम। हाँ, हाँ, तो वो थ्रेशोल्ड हमने उसी समय क्रॉस कर लिया था, जो 70-80 का थ्रेशोल्ड था, विद इन 6 मंथ। 6 मंथ। विद इन 6 मंथ। या और फिर हमने पक्का इरादा बना लिया। तो जैसे जैसे लोगों को काम होने लगे और उनका इतना अच्छा रिस्पांस, रिएक्शन, काम होने के बाद आदमी जो परेशान होता है वो उसका कुछ सॉल्यूशन आ जाता है, हाँ, तो खुशी जो होती है वो अलग होती है पूरी। दैट इज द अचीवमेंट, मतलब तो उससे हमको भी प्रोत्साहन मिला हाँ जी, कि अगर हम इतने काम करने में सक्षम हैं और हमारे थोड़े एफर्ट करने से किसी का इतना बड़ा काम हो रहा है, उसके लाइफ में सुकून आ रहा है हमेशा के लिए, तो हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए थोड़ी तकलीफ उठाने पर भी। क्योंकि कोड पूरा लेके जाना मतलब उसके लिए काफी लंबा आयोजन करना पड़ता है। 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले से हम लोग प्लानिंग करना पड़ता है उसका। हमारे लोकल जो जिस डिस्ट्रिक्ट में हम करने वाले हैं उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसकी पूरी मशीनरी को। हम पेपर में उसकी हम लोग यूजुअली एडवर्टाइज देते हैं सारे पेपर्स में, लोकल पेपर्स में प्लस इंग्लिश पेपर में। और उनसे उनके प्रॉब्लम जो है उनसे वो इन्वाइट करते हैं, उसमें किस तरह क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है। जैसे डिसेबल लोगों के लिए तो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूटीआईडी सर्टिफिकेट है, वो सब पूरा डॉक्यूमेंट है। पर्टिकुलर बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो तो उसको हम मेंटेन करते हैं। और एडवांस में होने से फिर जिस जो प्रतिवादी है, जिस ऑफिस से रिलेटेड उनके प्रश्न हैं, उनको भी हमको भेजना पड़ता है, और वो हमको रिप्लाई भेज देते हैं एडवांस में। और उस दिन अगर वो डिफेंड करते हैं अपने केस को, तो उस दिन जब पब्लिक हियरिंग होती है, कोर्ट की जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, उस दिन अगेन हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। पर लगभग बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारे वहाँ हियरिंग से पहले ही वो सॉल्व कर देते हैं। मतलब ऐसा यस दे गो टू में कि यार प्रॉब्लम है, हाँ, कम होता है, पहले से चले जा रही है। हाँ, उनको पता है कि करना तो पड़ेगा ही, तो वो हमको कंप्लेंट रिपोर्ट देने ही आते हैं कि सर वो काम इनका पेंडिंग था पर अब हो गया है। या करेक्ट। सो एक दूसरी बात करने से पता चले कि केस करने का फायदा क्या है। जैसे सर ने बताया, प्रोसेस में टाइम लगता है, 1 महीना या ऐसे, उनको भी बुलाना पड़ता है। वंस द कंप्लेंट गोज देयर, कमिश्नर साहब के वहां से उनको इन्विटेशन मिलता है कि भाई आइए, सुनवाई होने वाली है, राइट। सो दे गेट टू नो कि बॉस ये प्रॉब्लम है, बेटर वी रिजॉल्व इट एंड देन गो देयर, राइट। तो एक चीज मैं दूसरा संदेश आपको देना चाहूंगा कि कंप्लेन कीजिएगा, कुछ नहीं जाता है उसमें हमारा, राइट। खास करके गुजरात में हमारे पास राजपूत साहब जैसे कमिश्नर है, वी शुड डू इट जितना हो सके मैक्सिमम। सर हम अभी भी अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं। आपने आपका काम का एक जरिया बताया कि दिस इज हाउ वी हैव डन समथिंग डिफरेंट, मतलब ऑनलाइन किया या तो फिर उसको मोबाइल कोर्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा केसेस आए, ऐसा एक काम किया। लेकिन सर अचीवमेंट इसके जरिए हमने क्या ली? जैसे 6 महीने के अंदर हमने एक थ्रेशोल्ड को तो अचीव कर लिया, लेकिन ऐसे क्या क्या वी कैन से कि बेंचमार्क केसेस हमने किए, मतलब वी वांट सम 4-5 एग्जांपल्स। ओके, एग्जाम्पल तो मैं दूंगा काफी, लेकिन हाँ जी, कुछ और हम बात करेंगे कि मोबाइल कोर्ट में, मोबाइल कोर्ट प्रोसीडिंग के अलावा हमने और एडिशनल क्या किया।
यस यस, वो यूनिक बात है। हाँ जी। क्योंकि वो शायद समथिंग डिफरेंट। पहले भी कहीं नहीं हुआ था हमारे वहाँ, स्टेट में तो नहीं हुआ था, और स्टेट में होता है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हमने इनिशिएट किया था हमारे गुजरात स्टेट में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था। सबसे बड़ी दिव्यांगों की जो समस्या है, या सबकी है राधा, या दिव्यांगों की सबसे ज्यादा है, वो है एम्प्लॉयमेंट की, रोजगारी की। और सरकार में आपको पता है कि रोजगार सबको, सरकारी नौकरी सबको तो पॉसिबल नहीं है, सबको मिल नहीं सकती है। तो स्वरोजगार के लिए गुजरात सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं। गुजरात सरकार की भी हैं स्कीम्स, केंद्र सरकार की भी हैं, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, या वो प्रॉपर जो आईसी हम कहते हैं उसके अभाव में उन तक वो बातें नहीं पहुंच पाती हैं जो उनके लिए जरूरी हैं। तो हमने मोबाइल कोर्ट देखिए, फर्स्ट जो हाफ होता है, मतलब 10 साढ़े 10 के आसपास हम लोग कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं, और ऑन एन एवरेज 70-80 100 के आसपास 100-125 केसेस होते हैं। तो उसमें काफी समय जाता है। सो दिस इज मोबाइल कोर्ट यू आर टॉकिंग अबाउट? मोबाइल कोर्ट, ओके। तो मोबाइल कोर्ट में हम लोग लंच से पहले लगभग कोर्ट प्रोसीडिंग पूरा हो जाता है। सो दिस इज वेरी डिफरेंट, मतलब 70-80 केस विद इन अ डे, जो कि एक साल में एक बार होते थे। हाँ, तो उसको, हाँ, जो साल का था वो हमने एक ही दिन में खत्म कर दिया। हाँ, सो नाइस। और फिर क्या होता है सेकंड हाफ में, मतलब ऑफ कोर्स वो लंच से पहले तो नहीं हो पाता है, वो 2-3 बज जाते हैं। इट टेक्स टाइम, या करेक्ट। कभी 3:30 भी बज जाते हैं। सुनने पड़ते हैं सबको, हाँ, डिसीजन लेना पड़ता है। उनका मतलब उनकी इच्छा भी होती है कि हमें सुने, हाँ, हमें सुने, निर्णय लाए। हाँ, और कुछ अथॉरिटीज आते हैं, उनका भी रिप्लाई सुनना पड़ता है। और कोर्ट तभी कोर्ट है कि हम मतलब दोनों को सुनने के बाद ही हम लोग डिसीजन दे पाते हैं। तो वर्बल ऑर्डर तो उसी में हो जाता है, लेकिन रिटर्न ऑर्डर के लिए हम लोग जैसे ऑफिस जाने के बाद हम लोग डिस्कस कर देते हैं। तो मैंने सोचा इतने डिसेबल भाई बहन आने वाले हैं मोबाइल कोर्ट में, 100 के आसपास फैमिली आएंगी, उनके मदर फादर आएंगे, तो ये एक अच्छा जरिया है उनको हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में और स्वरोजगार के बारे में मैसेज पहुंचाने का। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि लोग कहाँ दूर से आए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, शहर में कहीं और से आए हैं, तो लंच टाइम होगा तो वो खाना खाने चले जाएंगे, या घर जाएंगे या फिर होटल में चले जाएंगे। ओके, दिस इज नॉट नोन टू अस एक्चुअली। हाँ, तो मुझे लगा कि अगर उनका लंच मैं ऑर्गेनाइज कर दूं वहीं पे जहाँ मोबाइल कोर्ट है, समथिंग रियली एडिशनल में एडिशनल। हाँ, तो उससे क्या होगा कि वो खाना खाने नहीं जाएंगे, तो वो वहां ही रहेंगे, और उनको हम बता भी सकते हैं कि भाई आपके लिए जब ऑलरेडी अरेंज्ड लंच, हम लोग जब मोबाइल कोर्ट की शुरुआत करते हैं तभी उनको बता देते हैं कि आपके लिए लंच की यहाँ व्यवस्था है, आप जाना मत कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद में, और आपके रिलेटेड बहुत ये सब जो होने वाला है वो हम बता देते हैं। क्योंकि यूजुअली जब मोबाइल कोर्ट का होता है इनॉग्रेशन, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आते हैं, वहां के जो जितने ऑफिसर होते हैं, डीडीओ, कलेक्टर्स, एसपी, सबको बुलाते हैं हम। ओके। तो कोर्ट प्रोसीडिंग होने तक बैठते हैं वो लोग, फिर वो निकल जाते हैं। ठीक है, या फिर उनका केस होता तो अगेन दे सिट, और हम लोग उनका केस जल्दी ले लेते हैं जिससे वो फ्री हो जाए। राइट। तो उस समय हम बता देते हैं मॉर्निंग सेशन में ही कि आपके लिए लंच का अरेंज किया गया, लंच यहाँ पर, प्लस मोबाइल कोर्ट के साथ साथ में हम लोग यूडीआईडी सर्टिफिकेट तो कैंप करवा देते हैं हेल्थ का। तो सारे डॉक्टर्स वो वहाँ एक उनको अलग रूम दिलवा देते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, तो उसको मतलब एक साथ में बहुत सारे काम हो रहे हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग तो अटेंड कर ही रहे हैं, साइड बाय उसका लंच का अरेंज हो गया है, उसको मॉर्निंग में ऐसे बहुत सारे केस मोबाइल कोर्ट में आए थे कि जिनको कंप्लेन थी कि हमारी डिसेबिलिटी है, उससे हम कम का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो ऑन द स्पॉट वो आके गए, सर अभी हमारा नया सर्टिफिकेट मिल गया है, बढ़ गई है डिसेबिलिटी, पहले 40-45 थी और एक्चुअली सर हमारा 60 है, 70% है, और उनको अभी मिल गया। तो ये बहुत, क्योंकि सबसे बड़ा हेल्थ से कोऑर्डिनेशन का इशू आता था, तो मेरे लिए तो बहुत इजी है, मैं गाने में बैठता हूँ तो हेल्थ कमिश्नर है, हमारे सेक्रेटरी साहब है, उनसे बात करके अरेंज करवा दिया। तो उससे लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको मतलब हेल्थ में अलग जाने के बदले एक ही साथ में उनका काम हो रहा था। सारे एक्सपर्ट को हमने वहां रखा, उनका भी लंच अरेंज करवा दिया।
तो ये पूरे दिन वाली प्रोसेस थी कि साइड बाय साइड जिसका भी केस का नंबर नहीं आया है वो मेडिकल असेसमेंट पे जा सकते हैं, ठीक है। बाजू में ही वो करवा दिया, हर जगह में करवाते हैं, जहां जहां मोबाइल कोड किया सब जगह करवाया। इसके बाद में कोर्ट प्रोसीडिंग पूरी हो गई, फिर लंच ब्रेक होता है आधा घंटे का, हम भी खाना खा लेते हैं, लोग भी खाना लंच करके आ जाते हैं। फिर हम लोग उनका करवाते हैं प्रेजेंटेशन स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो हमारी एजेंसियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसे उसमें केंद्र सरकार की एजेंसियां भी हैं, हमारी भी हैं। जैसे रूरल लाइवलीहुड मिशन है, तो रूरल एरिया में एसएससी फॉर्म करती हैं, जो बीपीएल बहनें हैं उनका ग्रुप बनाती हैं, उनको आरसीटी है हर डिस्ट्रिक्ट में। आरसीटी का मीनिंग होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हर डिस्ट्रिक्ट में है। उसमें ट्रेनिंग फ्री है, उसमें 250-300 ट्रेड्स की ट्रेनिंग, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री है। तो हमने उनको ये बोला कि भाई आप डिसेबल हमारे जो दिव्यांग जन है उनके भी ग्रुप बनाओ, एसएससी फॉर्म करो। और मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है, ऐसे लगभग हमने 33,000 के आसपास दिव्यांगों को इसमें एंगेज किया है, इस ग्रुप्स में। अच्छा, they got engaged and then उसका एक रिजल्ट मिलेगा कि उनको स्वरोजगारी मिलेगा। सर हालांकि हमारा ये क्वेश्चन चालू ही है, इसमें थोड़ा सा पॉज देना चाहूंगा। जस्ट वुड लाइक टू आस्क अबाउट दिस आरसीटी, वो कंसेप्ट क्या है और दूसरे स्टेट वाले शायद इसको समझ के कैसे इसमें से एक लेसन ले सकते। वी वांट लिटिल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। ओके, आरसीटी का मतलब होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, वो ये कंसेप्ट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हर पान इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में आरसीटी है, क्योंकि मुझे इसके लिए पता है इसके बारे में। मैं ट्रेनिंग में गया, मैं इलेक्शन में एज ए ऑब्जर्वर गया था कर्नाटक में। ओके, तो जहां मेरा सर्किट हाउस था, जहां मेरा स्टे था, उसी के पास में आरसीटी थी। तो मुझे आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि मुझे देखना है कि यहाँ की आरसीटी क्या काम कर रही है और हमारी आरसीटी क्या काम कर रही है, और दोनों में क्या कौन सी आरसीटी बेटर है, उनके कौन कौन से ट्रेड्स हैं जो हमारे में मिसिंग है। तो आई वॉज हैप्पी कि भाई हमारी आरसीटी ज्यादा कोर्सेज की संख्या थी, अच्छा जो ट्रेनिंग का शेड्यूल वगैरह काफी अच्छा था। ये जो लीड बैंक वहां की जो होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक है लीड बैंक, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आरसीटी मैनेज करना है। और आरसीटी का जो ग्रांट वगैरह है, मतलब जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए पूरा फ्री है। उनको जो बीपीएल होते हैं उनके लिए है बेसिकली, उनको जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सकें इसके लिए। उसमें 250-300 ट्रेड्स हैं, उसमें छोटे छोटे अगरबत्ती बनाने से लेके पेपर मेकिंग, फाइल मेकिंग, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो मुझे इंटरेस्ट ये था कि गांव के हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन नहीं है जिनको सरकारी नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कम से कम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो उनका आराम से गुजारा हो सके, इतना ये अच्छा एक इंतजाम उनका हो जाएगा। तो अर्बन के लिए अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, रूरल के लिए रूरल लाइवलीहुड मिशन है, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसमें 35% तक सब्सिडी देते हैं, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसको बनाना हो एंड ऑल दिस थिंग्स, हाँ, जिसको बनाना हो एग्रो बेस्ड जो, और गांव के लिए तो कॉमन है, जैसे खाद हो गया, हाँ, तो फिर कुछ भी खाद हो, खुद का कोई इक्विपमेंट्स फार्म रिलेटेड, हाँ वो है, फूड प्रोसेसिंग है, पर्टिकुलर फूड प्रोसेसिंग, हाँ, जैसे खेती में जो भी उसको खेती हो रही है, हाँ जी, उसको प्रोसेस करना है, प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग वगैरह, तो उसमें वो कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छी सब्सिडी है, और 30 लाख तक की लोन भी देते हैं, उसमें 10 लाख की सब्सिडी है। इट्स अ ह्यूज थिंग। तो लोगों को ये सब नॉलेज नहीं थी। ओके, फिर हमारा डिपार्टमेंट का खुद का दिव्यांग नाना निगम है, वो दिव्यांगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, जैसे वो एनएफडीसी, हाँ ऐसे ही, हाँ, जैसे एनएफडीसी है ऐसे राज्य नाना निगम है दिव्यांगों के लिए। और तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली हो गई, नाना निगम हो गया। हमारे विभाग की बहुत सारी स्कीम्स हैं दिव्यांगों के लिए, उनका भी नॉलेज नहीं होता है।
तो इसमें जो रिसोर्स पर्सन है, एक्सपर्ट हैं उस इस फील्ड के, जिसको इस बारे में नॉलेज है, वो आके उनको सब सिखाते हैं, बताएंगे मतलब उनके बारे में क्या क्या स्कीम्स है, उसका फॉर्म्स लेके आते हैं, उनको फॉर्म वही भरना है। तो सो ड्यूरिंग मोबाइल कोर्ट ओनली, मोबाइल कोर्ट मतलब जैसे वडोदरा में अभी होने वाली है, सो आप वहां पे उनको भी बुला देंगे? आपको कोर्ट एक बार प्रोसीडिंग चल रहे हैं, यहाँ पे 2-4 केसेस चल रहे हैं, साइड में कहीं ना कहीं वो पैरेलली वो चल रहा है कि भाई आप आओ और समझो, इज इट समथिंग लाइक दैट? और नहीं, वो मतलब इसके लिए साथ में नहीं करते हैं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, क्योंकि पहले हमारा प्राइम फोकस तो कोर्ट प्रोसीडिंग है। कोर्ट प्रोसीडिंग, यस। उसके पूरा होने के बाद, पूरा होने के बाद एक छोटा सा लंच ब्रेक रखते हैं और फिर हम करते हैं, क्योंकि वो फिर लीगल प्रोसेस है और एक इसकी एक सेंटिटी है, वो मेंटेन करनी जरूरी होती है। करेक्ट। और क्योंकि इसमें ऑफिसर दूसरे अगर जिले के होते हैं तो उनको वहां से आना पड़ता है, तो उनको भी फ्री करना इतना जरूरी है, काम हो जाए तो वो भी अपने काम में जा सकें, तो कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करते हैं। करेक्ट। सो नाउ वी कैन से कि मोबाइल कोर्ट आपने नाम दिया है, दैट इज फाइन, मोबाइल कोर्ट वहां पे हो रही है, केसेस रिजोल्व हो रहे हैं, 70-80 हम लोग लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो आप कर रहे हैं दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज अवेयरनेस, बिकॉज अवेयरनेस के कारण ही, लेक ऑफ अवेयरनेस हम बोलेंगे, जो जागरूकता नहीं है लोगों में, उसके कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। सर अभी भी हम अचीवमेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे थे जॉब के बारे में, जो गुजरात सरकार की जो जॉब्स की आप बात कर रहे थे, और वो केस अभी आप एलोबरेट कर रहे थे बेसिकली, सो आप और भी प्रकाश। गुजरात सरकार में एक सुप्रीम कोर्ट मैटर थी, उसके रेफरेंस में एक हाई कोर्ट में मैटर चल रही थी। तो हम लोगों ने पहले तो कोशिश की थी एडमिनिस्ट्रेटिवली डिपार्टमेंट ने, जिससे, क्योंकि डिसेबल की जगह जो है आइडेंटिफाई करने के लिए वो जरूरी है कि रोस्टर रजिस्टर, बेसिक डॉक्यूमेंट इज रोस्टर रजिस्टर, इसमें सारे एम्प्लॉय की एंट्री होती है, और उसमें हमारा जो 4% रिजर्वेशन है उसके रोस्टर पॉइंट दिए हुए हैं। अभी रोस्टर पॉइंट काफी आगे करवा दिया गया है गुजरात में, जो फर्स्ट है वो दिव्यांग का है। तो सपोज 100 जगह है, तो पहला रोस्टर पॉइंट है जो दिव्यांग का है, तो 125 हुई तो पहले सबसे दिव्यांग को पहला लेना पड़ेगा। पहले रोस्टर पॉइंट बहुत पीछे था, तो जिसकी 25 का एस्टेब्लिशमेंट है तो दिव्यांग की वो आती ही नहीं थी उसमें, तो अभी नाउ इट इज फर्स्ट। करेक्ट। फिर 26वां अगेन दिव्यांग का 26 पे जाएंगे, 26 में यहाँ है, फिर 50 के ऊपर होगा तो 51 दिव्यांग का है, और 76 नंबर का है वो दिव्यांग का है। तो इस तरह हमारे जो 4 पोस्ट आइडेंटिफाई हुई हैं रोस्टर पॉइंट, लेकिन कि बहुत साल से, क्योंकि इसमें किसी ने ध्यान नहीं था या जो भी कुछ रीजंस रहे होंगे, मे बी लेक ऑफ अवेयरनेस भी सही, और लेकिन रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं हो पाए थे। गवर्नमेंट में भी है कहीं जहाँ ग्रांड एड संस्थाएं हैं, तो उनको भी रोस्टर रजिस्टर मेंटेन करवाना था। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत कोशिश की, लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे डिपार्टमेंट ने अपॉइंट किया एज ए नोडल ऑफिसर फॉर दिस रिजर्वेशन पर्पस। ओके। फिर हमने हर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में सुमोटो केस रजिस्टर किए हमारी कोर्ट में, और उसकी बड़ी लंबी हियरिंग चली, 2-2.5 महीने के आसपास। तो जब फर्स्ट टाइम हियरिंग हुआ तो पूछा गया कि भाई आपके पास कितने रोस्टर रजिस्टर मेंटेन किए हैं आपने, कितनी आपकी कैडर वाइज पोस्ट डिसेबल के लिए कितनी आइडेंटिफाई किए हैं। तो सबने कहा कि साहब अभी तो हमारे रोस्टर से निभाई नहीं है, हमको टाइम लगेगा। मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो बोलते सर वो तो कम से कम 1 साल लगेगा। अच्छा। हाँ, पूरा बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ओके, एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ गुजरात, ऑल द डिपार्टमेंट्स, और हमने पुराना मांगा था 2000 से, तो डिफिकल्ट था। और उसमें सारे आ गए, मतलब ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनमें ग्रांड एड फील्ड में जितने भी हैं, बोर्ड कॉर्पोरेशन सारे, मतलब गवर्नमेंट, बोर्ड कॉर्पोरेशन एंड ग्रांड एड इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स वगैरह हो गए, स्कूल्स वगैरह। हाँ, तो बड़ा बहुत जाइजेंटिक मासिव काम था उसको, मतलब डेटा कलेक्ट करना। लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे कि टाइम लिमिट में ये काम पूरा करना है, और उनको मतलब वार्न किया था अगर आप विद इन टाइम लिमिट काम नहीं करेंगे तो यू विल बी लायबल फॉर पेनल्टी।
यस एग्जैक्टली। तो उसका बहुत असर हुआ और पूरे इस जो एक्सरसाइज लंबी चौड़ी चली उसके फलस्वरूप हम लोगों ने कुछ 21,144 प्लस या जगह आइडेंटिफाई की हैं यस 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 जो इस साल में हम मतलब उसकी भर्ती की प्रक्रिया जितने भी एजेंसी इन्वॉल्व है इसमें क्लास 3 से लेके क्लास 2 क्लास 1 तक की कुल इतनी जगह आइडेंटिफाई की गई है। ये गुजरात की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है ओनली फॉर स्पेशल ड्राइव है यस 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 डिसेबल हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहन उनके लिए। और ये पूरी प्रक्रिया इस साल में प्लान है कि पूरी हो जाएगी। तो इतने सारे कुटुंबों को मतलब एक रोजगार हमेशा के लिए मिलेगा। बिल्कुल 21,144 और ये फर्स्ट टाइम हुआ एक्सरसाइज। और मैं चाहूंगा सबसे मेरी ये निवेदन है जो मुझे सुन रहे हैं जो गुजरात के हैं आप मेहनत करिए। मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम भर्ती हो लेकिन कुछ सेगमेंट में अच्छा मतलब लोग पास नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि आप ग्रेजुएट हो सकते हैं आप 12th पास हो सकते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का खुद का अलग एक परफॉर्मा होता है स्क्रीनिंग प्रोसेस जो होती है। तो उसके लिए आपको पास कर स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो जनरल स्टडी है रीजनिंग है बेसिक मैथमेटिक्स है वो आना जरूरी है। तो आपकी डिसेबिलिटी कोई भी हो सकती है जो हमारे कैटेगरीज हैं ABCDE में से लेकिन आपको पास होने के लिए सरकारी नौकरी में आने के लिए वो स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आप मेहनत करिए एग्जाम का जो पैटर्न है उसको अभ्यास करिए उसका और उसके अनुसार आपको तैयारी करिए। तो मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक दिव्यांगजन सरकारी नौकरी में आए अपना देश के और राज्य के विकास में अपना योगदान दें। जी दोस्तों एक चीज आपसे निवेदन है खास करके जो गुजरात के हमारे दिव्यांग भाई बहन ऑल काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटी। दोस्तों सर ने तो बोल दिया कि हमने प्रोसेस की और 21,144 मतलब कि तकरीबन 21,000 से ज्यादा। सो ये करना बहुत आसान नहीं था बहुत डिफिकल्ट था खुद ही के डिपार्टमेंट में सरकार में जाके ये सब निवेदन करवाना और काम करना। इट इज नॉट एट ऑल इजी। तो आपको क्या करना है आपको मेहनत करनी है बस आपको भी थोड़ा योगदान देना है कि उसका एक फल मिले अच्छा फल मिले राइट। ताकि वो जॉब जो 2000 से बाकी थी और अभी तक का जो बैकलॉग था जो हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें बैकलॉग का डिस्कशन नहीं किया था लेकिन दैट वाज अ बैकलॉग जो सर ने हमें फील करवाया है 21,000 जॉब इज नॉट एट ऑल इजी और ये हिस्ट्री में शायद पहली बार हो रहा है। तो आप मेहनत कीजिएगा। शायद हम लोग भी सर यहाँ से गांधीनगर से उनको आई डोंट नो हाउ वी कैन हेल्प देम ट्रेनिंग बेस और मे बी वी कैन प्लान समथिंग दैट ऑल्सो। देखिए एज ए कमिश्नर मेरा इसमें कोई रोल नहीं आता है क्योंकि ट्रेनिंग मुझे नहीं देखना है। ट्रेनिंग पार्ट के लिए और सरकार की एजेंसियां हैं जी लेकिन हाँ मैं उनको फैसिलिटेट कर सकता हूँ और मेरा काम तो सिर्फ ये देखना है कि दिव्यांगों को दिव्यांग होने के नाते कोई अन्याय ना हो जी और RPWD एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गुजरात में एग्जैक्टली वो मुझे देखना है और उसमें कहीं में कोई वायोलेशन हो तो आप मेरे ये दरवाजे खुले हुए हैं और आएंगे तो आपको जल्दी न्याय मिलेगा वो मैं एंश्योर करूंगा। सो आई वुड से कि ये हमारे पास तो बहुत सारे केसेस डिस्कशन करने के लिए लेकिन दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट केस वी हैव एक्चुअली ऑब्जर्व्ड। व्हाट आर द अदर थिंग्स व्हिच यू मतलब केसेस पॉइंट ऑफ व्यू जो अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे थे वो आप बताना चाहेंगे? बिकॉज 21,000 वाला तो मेरे ख्याल से तकरीबन अवार्ड के बाद में ही डिक्लेयर हुआ है मैं जब तक जानता हूँ। नहीं अवार्ड से पहले हो गया था मतलब डिक्लेयर हो गया था लेकिन डिक्लेयर हो गया था हाँ वो काम मतलब मैं वहां भी हाईलाइट नहीं कर पाया था क्योंकि जो मैंने भेजा था एग्जैक्टली तो मैंने तो कम का ही भेजा था। तो बाद में इसको और हुआ जब लास्ट में स्क्रीनिंग हुआ तो पता चला संख्या हम 10,000 के आसपास गिन रहे थे वो फिर 21,000 हो गई। बहुत सारे केसेस हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है एक टीचर था मोरबी का मुझे गांव का नाम तो भी याद नहीं कौन से गांव का था तो उनको ऑन ड्यूटी कुछ सीरियस डिसेबिलिटी हो गई थी
तो वो 1.5 साल से नौकरी पर नहीं जा रहे हैं। तो उनको भी पता नहीं था कि उनके राइट्स क्या हैं। तो उन्होंने लीव विदाउट पे ले रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, छोटा फैमिली है, गरीब फैमिली, उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं, उन्होंने फिर मेल किया था, तो हमने जैसे हियरिंग में बुलाते हैं, हियरिंग में बुलाया था। तो उसमें पता चला कि उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उसको स्ट्रेचर में लिटा कर यहाँ लाए थे, क्योंकि वो चलने की पोजीशन में भी नहीं थे। ओके। लेकिन फैमिली बहुत परेशान था, और 1.5 साल से सैलरी जिसके घर में नहीं आती हो, कोई कमाने वाला ना हो, तो हार्डशिप तो होती है। वेरी टफ। फिर मैंने डिपार्टमेंट को जिससे रिलेटेड था उनको बुलाया था, उनको पूछा कि भाई क्यों आप उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो उनको भी पता नहीं था कि ऐसे किसी को किस तरह हैंडल करना है। तो मैंने डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप ऐसे केसेस हैंडल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग रखिए ऑनलाइन। जो डीपीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर हैं, और तालुका प्राइमरी तहसील में, तहसील में जो टीपीओ हैं, डीपीओ हैं, उनको मतलब डिपार्टमेंट को बुलाए, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दीजिए कि उनको पता चले कि इस तरह के केस किस तरह हैंडल करना है। क्योंकि वो आदमी सफर कर रहा है, ऐसे गुजरात में बहुत सारे केस हो सकते हैं। तो फर्दर ऐसा कोई केस हो तो उसको किस तरह हैंडल करना है, उनको समझाना है, उनके राइट्स के बारे में उनको सपोज नहीं पता है। तो उन्होंने उसकी प्रपोजल है वो मतलब समझा दिया गया है उनको। वो अपना इन ऐसे केसेस में जो प्रोविजंस ऐसे हैं कि उसके लिए सुपरन्यूमरी पोस्ट क्रिएट की जाती है, और वो काम नहीं कर पाते, फिर उनको पूरी सैलरी मिलती है। ओके। तो वो उनको पता नहीं था, तो वो ऑर्डर दे दिया है, प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइप के और एक बहुत सारे केसेस थे जो मुझे कुछ याद आ रहे हैं, बड़े बड़े केस में बता रहा हूँ। एक हमारे सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने बड़ौदा एमएस में से सिविल इंजीनियरिंग किया था, बी सिविल, और एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद से, वहां से उसने मास्टर्स किया था। उसका जेटको एक कंपनी है, पेट्रोल केमिकल एनर्जी डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, उसमें सिलेक्शन हो गया था रिटर्न में। लेकिन इंटरव्यू में उसको उनका कैंडिडेट से रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई आपकी जो डिसेबिलिटी है, उनके 2 हाथ मतलब जो एल्बो के पास कटे हुए थे, जुड़े हुए थे, लेकिन सिंस उसने पास किया एग्जाम, तो मतलब वो काम करने में तो सक्षम था। फिर उन्होंने गरीब वर्ग का था और बहुत डिजर्विंग भी था, तो उसने उसको आशा नहीं थी कि उसका काम हो जाएगा। तो उसने हमारे वहाँ एप्लीकेशन की, हमने रिमार्क मंगवाए, डिपार्टमेंट को बुलाया, डिपार्टमेंट को कहा कि आपका काम इसकी मेंटल एबिलिटी चेक करना है। तो मेंटल वो जो आपके एग्जाम था, या तो स्किल, तो उसमें तो पास हो गया है। हाँ जी, ठीक है। तो फिर वो फिजिकल काम नहीं कर सकता है, वो आपका काम नहीं है, वो काम मेडिकल बोर्ड का है। हम इसको, अगर ऐसा लगता है आपको कि डाउट है कि एक जो उसका जॉब चार्ट है उस हिसाब से काम नहीं कर पाएगा, तो हम इसको रेफर कर सकते हैं मेडिकल बोर्ड के पास। और लेकिन वो कन्विंस हो गए कि नहीं, हमने एक सिंपल लॉजिक समझाया कि जो बंदा ग्रेजुएट हो चुका है, तो मास्टर कर रहा है, तो वो कंप्यूटर अपलोड कर सकता है, सब कुछ कर रहा है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। तो क्यों नहीं लेना चाहिए? फिर अगर आप चाहते हो तो हम उसको बोर्ड में रेफर कर सकते हैं, मेडिकल बोर्ड में। लेकिन वो जरूरत नहीं पड़ी, डिपार्टमेंट ने उसको ले लिया ना, वो अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं और इज वेरी हैप्पी। सो कहीं ना कहीं सर हम लोग कह सकते हैं कि शायद ये दोनों तरफ से लेक ऑफ अवेयरनेस था, मतलब कि कंपनी की तरफ से भी लेक ऑफ अवेयरनेस था कि यार बंदा 2 हाथ कटे हुए कैसे काम कर पाएगा, और सामने वो बंदे की हिम्मत थी, लेट मी नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट, एक बार दरवाजा खटखटाने में क्या जाता है, एंड देन ही वॉन दिस केस। सो दोस्तों, आपको रुकना नहीं है, कहीं ना कहीं अप्लाई करने में क्या जाता है। सर एक केस था, जैसे हम लोग बहुत सारे केसेस की बात कर रहे हैं, एक केस मैं ऑन द फ्लाई अभी बोल रहा हूँ कि जैसे कोई दिव्यांग है, उसकी
जमीन उसने खरीदी है, सब कुछ उसके पास है। यहाँ पे हम लोग 7 बार का उतारा, दिस दैट एवरीथिंग बोल रहे हैं, सब कुछ उस पे हो रहा है। उसकी जमीन पे उस खेती भी हो रही है, उस पे लोन भी उसको मिल रही है। इज सो बट बाद में जाके पता चलता है कि हम जब आजाद हुए थे तो पुजारी के लिए कुछ जगह एक रिजर्व रहती थी, तकरीबन हर गांव या तहसील में। बाद में जाके लेटर ऑन इट इज फाउंड, कलेक्टर कचेरी में वो जाते हैं और उनको फाउंड होता है, मतलब कि कलेक्टर कचेरी से आता है कि भाई आपकी ये 4 बीघा जमीन है, वो आपको देनी पड़ेगी, विच इज ऑलरेडी परचेज बाय यू। तो वो केसेस यहाँ पे मतलब एप्लीकेबल रहेगा नहीं रहेगा या कैसे करेंगे? आई एम जस्ट आस्किंग इन जनरल क्वेश्चन। देखिए, बेसिकली हम जो केस देखते हैं, हमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो दिव्यांगजनों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनका कहीं अगर हनन हो रहा है, उनका भंग हो रहा है, तो उस केस में वो हमको अप्रोच कर सकते हैं। सिविल मैटर जो है यूजुअली हम नहीं देखते, उसके लिए सिविल कोर्ट है। लेकिन उसमें अगर ये एंगल हुआ कि दिव्यांग होने के नाते कुछ अन्याय हो रहा है, तो हम उस चीज को देखते हैं। ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट दिव्यांगजनों की आती है हमारे पास में कि उनका पुलिस केस के लिए कोई एफआईआर है, पुलिस स्टेशन में पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में हमने डायरेक्शन दिए हैं, पुलिस ने एफआईआर लॉन्च भी की है, और वो उनको कोर्ट में आने के बाद सामने से बुला करके उनको बुलाया गया है कि आप पुलिस में आ जाइए, आपका एफआईआर हो जाएगा। हाँ, और हो चुका है बहुत सारे केसेस है। हाँ, मतलब एक आई मीन वी शुड नॉट से, पर एक नजरिया रहता है कि भाई ये तो क्या कर सकता है। हाँ, एफआईआर भी कर ले तो क्या हो जाएगा, मतलब तो उस जगह पे दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग, में भी कहीं ना कहीं उनका अन्याय हो रहा है उनपे, तो वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। न सिर्फ यहाँ पे गुजरात पे, लेकिन आप जिस भी राज्य में हैं, आप ट्राई कीजिएगा, एटलीस्ट जाइएगा, दरवाजा खटखटाइएगा वहां पे स्टेट लेवल पे। सर, तो हम लोग हालांकि हर केस तो डिस्कस नहीं कर सकते इतने कम टाइम में, लेकिन सर चैलेंजेस भी आई होगी। ऐसा नहीं कि ये केस आया और हो गया, कोर्ट ऑफ कमिश्नर है तो कुछ भी कर सकते। कुछ चैलेंजेस विच यू कैन एक्सप्लेन, बिकॉज ऑन द फ्लाई कुछ भी नहीं होता है। देखिए, हर काम में चैलेंजेस तो होते हैं। हाँ जी। और कुछ हटके करेंगे तो चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि नेचुरली अगर 80 केस आएंगे तो काम कम होगा, तो स्टाफ को रिलैक्स रहेंगे। हाँ जी, ठीक है। और काम 3, 4, 10 गुना बढ़ जाएगा, तो उतना काम ज्यादा करना पड़ेगा स्टाफ को। जी जी। तो यूजुअली तो रेजिस्टेंस आता है इनिशियली हर जगह से। फील्ड में भी जाएंगे तो फील्ड में इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। कभी कोई ऑफिसर आया नहीं इस तरह मोबाइल कोड करने के लिए, उनको आश्चर्य होता है क्या मोबाइल नया कंसेप्ट निकाला है। तो अगेन हमारी फील्ड में जो हमारी ऑफिस होती है समाज सुरक्षा की, उसको एक्टिव रहना पड़ता है, सारे कंपाइल करना है सारे केसेस, उनको नोटरी इशू करनी है, उनको बुलाना है, उनके सारे अरेंजमेंट करने हैं, मीटिंग हॉल पर रेडी करना है। और यूजुअली मैं जहां भी जाता हूँ मोबाइल कोड के लिए, मैं कोशिश करता हूँ समय निकाल के मैं वहाँ के एनजीओ को मिलूँ, उनको बुलाता हूँ, उनके प्रश्नों को सुनता हूँ, उनसे कुछ समझता हूँ कि भी आपके क्या क्या प्रश्न हैं, क्या क्या आपके चैलेंजेस हैं, किस तरह हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। और स्पेशल स्कूल्स की अगर समय होता है मुझे, तो मैं उसकी भी जरूर मुलाकात देता हूँ, विजिट कर बच्चों को मिलता हूँ मैं। सर, व्हाट डू यू थिंक, मतलब ऐसा एनजीओस के साथ आप जब मीटिंग करते हैं, अभी भी वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं? एनजीओस को अभी भी कुछ चेंज करना चाहिए, या वेयर एग्जैक्टली दे आर लैकिंग? बिकॉज़ वी आर प्लेंटी ऑफ एनजीओस। अभी भी मतलब जो अवेयरनेस है उसकी तो बहुत कमी है एनजीओस में। नहीं, एनजीओ में तो है, लेकिन एनजीओ वो बात लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि भाई आपके लिए ये स्पेशल कोर्ट है, आपके जो प्रश्न हैं उसका यहाँ समरी ट्रायल होती है, फटाफट सॉल्यूशन आता है। तो जब तक ये बात हर दिव्यांग जन तक चली जाएगी, ऑन एन एवरेज हमारे रिकॉर्ड की तरफ से तो शायद 10-12 लाख हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा होंगे। रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए भी होंगे, जिसको यूआईडी कार्ड भी नहीं मिला है, हमारे सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, जैसे 20-22 लाख से ज्यादा ही होंगे दिव्यांगजन। तो उन तक ये मैसेज स्ट्रांगली पहुंच जाए कि भाई आपके लिए स्पेशल कोर्ट है, आपको कोई अन्याय कर रहा है जीवन होने के नाते, तो आप इस कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, आपको
जल्दी इसका सॉल्यूशन आएगा और कोर्ट के यहाँ प्रोसेस नहीं होता है लंबा चौड़ा, बहुत शॉर्ट होता है। उसमें कोई एडवोकेट वकील की जरूरत नहीं है। आप खुद आइए, खुद की अपने आर्गुमेंट करिए, आपका प्रश्न बताइए क्या प्रश्न है, जिस अथॉरिटी से रिलेटेड है हम उनको बुलाएंगे, वो आपके सामने बैठे होंगे। तो मोस्टली बहुत सारे केसेस में तो वहीं सॉल्यूशन आ जाता है। तो उनको मतलब एक कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो ब्रिज हो जाता है हमारे कोर्ट के माध्यम से। तो वो प्रश्न वहीं लगभग उनका सॉल्यूशन आ जाता है। सर इसी बारे में बात करेंगे, मतलब प्रोसेस शायद कहीं ना कहीं लोग आपके पास या कोर्ट के पास इसलिए शायद नहीं आ सकते हैं कि उनको शायद प्रोसेस पता नहीं है। सर इसको कैसे इनिशिएट करें, प्रोसेस कैसे चलता है, और लास्ट में कोई भी केस है उसका कब बोलेंगे कि नाउ इट इज रिजॉल्व, प्रोसेस क्या है सर? देखिए यूजुअली तो जैसे हर राज्य में ये एक दिव्यांगजन कमिश्नर है हर राज्य में जी, तो उनको अपना जो प्रश्न है एक सादे पेपर में लिख के, अगर वो ईमेल उनके पास अब नहीं है स्मार्टफोन वगैरह, या पास पड़ोसी को बोल सकते हैं, एक सिंपल एप्लीकेशन लिखना है, उसमें उनका यूडीआईडी कार्ड लगा देना है जिससे वो दिव्यांगजन है हमें पता चले, और उनका जो प्रश्न है समरी शॉर्ट में लिख के भेजना है कि ये प्रश्न है, और उनके पास वगैरह है वो अटैच करके वो हमको फिजिकल फॉर्म में भेज सकते हैं या तो मेल कर सकते हैं। ठीक है, वो मिलने के बाद में यूजुअली हम जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उससे उनके रिमार्क मंगवाते हैं। उसमें कोई कुछ चीज ऐसे हैं कि रिमार्क्स में ही सॉल्व हो जाती है, बहुत सारे प्रश्न, और ये केसेस उनका इसके लिए मतलब जो बड़ी है फिर भी कम इसके लिए है कि उनको हम एज ए केस ट्रीट नहीं करते हैं। जो एप्लीकेशन आई है सबको हम एज ए केस ट्रीट, जिसको हम कोर्ट में शुरू करते हैं, कोर्ट में चलाते हैं, प्रोसीडिंग चलाते हैं, उसी को हम केस रजिस्टर करते हैं। तो ऐसे प्रश्न तो मुझे लगता है केस से भी ज्यादा है जिसको जो हमने रिमार्क से ही सॉल्व करवा दिए हैं। हाँ जी। तो अच्छा वो सामने नहीं आते? नहीं, मतलब आपका केस आया लेकिन आपने एप्लीकेशन आई, केस एप्लीकेशन आई सी, और वो रिजोल्व हो गई, जो कि यहाँ पे गिने भी नहीं जाते, केस में कंसिडर भी नहीं करते हैं उसको। ओके, तो यही प्रोसेस है कि फास्ट हो, जल्दी जजमेंट आए, सॉल्यूशन जल्दी आए। तो यूजुअली उनको पता नहीं होता डिपार्टमेंट को, तो हम उसको रिमार्क्स के लिए भेज देते हैं। तो ये प्रश्न आपका पेंडिंग है, ये एप्लीकेंट है, ये इसके यूडीआईडी सर्टिफिकेट है, और ये इसके डॉक्यूमेंट एविडेंसेस हैं। तो बहुत सारे केसेस में मतलब मोर देन 50-60% हाँ जी वो सॉल्व ही कर देते हैं। तो मतलब कोर्ट लेवल तक आना ही नहीं पड़ता, उनको सॉल्व हो जाता है। तो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, और मुझे लगता है हर राज्य में यही प्रोसेस होगी, मेरा अंदाज। जी। तो मतलब कि अपने को या तो आप फिजिकल फॉर्म में उसको दे, कुरियर करें, यहाँ पे आए दे, या तो ऑनलाइन जो ईमेल एड्रेस दिया है जो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस पे आप सिंपली एक मेल कर दो, दैट विल बी कंसिडर्ड, एंड देन यहाँ से रिमार्क्स जाएगी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को कि आप आइएगा यहाँ पे, केस की सुनवाई होती है, एंड देन उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, और मैक्सिमम 2 से 3 हियरिंग में पूरा केस रिजॉल्व हो जाता है, एंड देन इट गोज अवे। सो ये प्रोसेस आपको याद रखनी वेरी इजी, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में सेम है। सर ये तो आपने जो कार्यवाही की अभी तक की वो सब बातें हो रही है, IAS यहाँ तक कमिश्नर तक पहुंचना, इट्स नॉट दैट इजी जॉब। आप कहाँ से, मतलब थोड़ा सा पर्सनल अगर हम लोग बात करें तो कहाँ से आपने शुरुआत की थी ये जर्नी की? व्हाट हैव यू स्टडीड एंड देन हाउ यू यहाँ पे कैसे आया? मेरा प्राइमरी एजुकेशन बड़ौदा में हुआ है, और बड़ा डिफिकल्ट टाइम था वो, बड़ा स्ट्रगल किया था पढ़ाई में, क्योंकि मैं पढ़ने में पहले से भी काफी शार्प था, रैंकर रहा मेरे स्कूल में। तो मैंने जर्नी स्टार्ट की थी कॉर्पोरेशन का जो होता है स्कूल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल जो होता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के लायक पैसे नहीं थे, उसमें जा सकते थे। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। पढ़ने में मैं हमेशा अच्छे मार्क्स से पास होता था जी। फिर वडोदरा में एक गांधीवादी स्कूल है, उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है अभी तक, और उस जमाने में बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय। जी।
वहाँ खादी पहनना कंपलसरी था कंपल्सरी था, सबके लिए, नीचे बैठ के पहने। हाँ हाँ, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। जैसे गुजरात विद्यापीठ में अपने। हाँ, यस, और जो जितने वहाँ जॉब करते थे सबके लिए, प्यून के सबके लिए लिए। हाँ जी, खादी में ही आना है। हाँ जी। तो हमारी कपड़े से महंगी उसकी सिलाई होती थी, कोई कपड़ा इतना सस्ता आता था खादी का। इंटेंशन वही था कि हर एक कोई अफोर्ड कर सके। तो वहाँ फिर मैंने पढ़ाई की। उसके बाद में ग्रेजुएशन मैंने बड़ौदा से किया था, कॉमर्स फैकल्टी से। आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट बेसिकली। ओके। और इसके बाद में मैंने लॉ के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मीनवाइल फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था जीपीएससी में एज ए डायरेक्ट रिक्रूट क्लास ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर। ग्रेट। और मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी भरूच से एज ए प्रोबेशनरी डिप्टी कलेक्टर। हाँ जी। और वहाँ से तो मैं बहुत जगह रहा हूँ, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया है जी। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको मैं बता सकता हूँ कि मेरे ऐसे डिपार्टमेंट थे जहाँ मतलब आई कैन कुड क्रिएट सम इम्पैक्ट। जी 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 जी, एंड यू हाँ टुक दैट अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो एक मैं था जामनगर में, हाँ जी। डिप्यूटी डायरेक्टर सिविल डिफेंस। तो सिविल डिफेंस के बारे में लोगों को बहुत जानकारी इसके लिए नहीं है कि वॉर लाइक सिचुएशन नहीं होती है अभी। वॉर लाइक सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सिविल डिफेंस का। तो जैसे बॉर्डर पर फोर्सेस लड़ते हैं और इंटरनल जो है उसको देखना होता है सिविल डिफेंस का। एक समय बहुत स्ट्रांग था, अभी होते होते काफी वीक हो गया है। अभी मतलब इतना ऑर्गेनाइज प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है उसका। यस यस। तो वहां मेरी पोस्टिंग हुआ था, तो बड़ी पैथेटिक कंडीशन थी। बहुत सारा फाइल्स पड़ी थी पुरानी, 65 वॉर की, 71 वॉर की, अनक्लासिफाइड व्हीकल्स 5-6 पड़े थे पुराने उसका, और जमीन का मतलब ऑर्डर्स हुए थे गवर्नमेंट की ओर से। तो मैंने एक एक करके सबको सॉल्व किया। मतलब पसंद नहीं करते थे लोग आना। तो मेरे लिए कोई जॉब पनिशमेंट वाली नहीं है, हर जॉब मैंने उसको देखा, उसमें क्या क्या जो पॉसिबिलिटी से क्या उसमें बेहतर करे, उसमें उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने जितने हमारे व्हीकल थे उसका ऑप्शन किया, सारी पैसे गवर्नमेंट में जमा करवा दिए जी। रिकॉर्ड पड़ा हुआ था उसका क्लासिफिकेशन करवाया जी। तो उस जमाने में हमने बहुत बड़ी अमाउंट बेच के पस्ती सरकार में जमा करवा दिया। जितनी गवर्नमेंट के हमको जो लैंड दी थी 3 जगह, जामनगर में, ओखा में, वाड़ीनार में, हमने उसका पोजीशन ले लिया। वो गवर्नमेंट के नाम पे आ गई जमीन ऑफिस बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि हमारी जो टेक्स्ट बुक होती थी जो हम बच्चों को पढ़ाते थे स्कूल्स में, कि वॉर लाइक सिचुएशन में मतलब आपको क्या क्या काम करना है, बॉम्ब ब्लास्ट आपके पास में होता है तो आपको अपने आप को किस तरह बचाना है। लेकिन तकलीफ सबसे बड़ी ये थी कि हमारे पास उसकी बुक्स नहीं थी। तो हम स्कूल में जाते थे 15-20 बुक लेकर के, तो मेरे अंडर में पीआई थे, पुलिस इंस्पेक्टर्स, वो ट्रेनिंग देते थे। तो वो उनको पढ़ाया बच्चों को, फिर बुक वापस ले आते थे, फिर उनका एग्जाम देना होता है, 1 वीक की ट्रेनिंग होती है। तो मुझे लगा कि कल की बात हमको आज याद नहीं होती कई बातें, और जब इस टाइप की कोई सिचुएशन आई गई तो बच्चों को याद भी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट में तो लंबा चौड़ा समय लगता है कि ग्रांट हम मांगेंगे, प्रपोजल जाएगी बहुत जगह से, इसके बाद इट टेक्स टाइम। और ये काम तो ऐसा है ट्रेनिंग वाला कि हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि आज पढ़ाते बुक बाद में देंगे, बुक तो पहले देनी होती है जो पढ़ाना है उसको। तो हमने प्राइवेट कंपनी को अप्रोच करके, एसआर से मुझे याद आ रहा है वहां तक, उसको हमने समझाया। उन्होंने वो 30,000 के आसपास बुक प्रिंट करके दी। हमने बोला आपका लोगो लगा दी पीछे, हमें दिक्कत नहीं है, एसआर ऑयल। और हमने फिर एक पॉलिसी बनाई कि जिस स्कूल में हम ट्रेनिंग देने जाएंगे वो बुक्स वहाँ उनकी लाइब्रेरी को डोनेट कर देंगे, उसका रिसीट लेके रख लेंगे। तो इस तरह हमने 30,000 के आसपास जो 20 बुक थी उसको 30,000 बुक प्रिंट करवाई। और एक और अच्छा, मैं इंडियन ऑयल में था ऑन डेपुटेशन, वहां पे उनका टैंक फार्म, जहाँ मतलब फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब एटीएफ वगैरह होता है, वो वहीं स्टोर करते थे। और वो कुछ ऐसा आईबी का रिपोर्ट था, उनको शिफ्ट करना जरूरी था। जी जी जी।
रिफाइनरी से काफी दूर ले जाना है, क्योंकि वो हैजार्डस दैट वाज हैजार्डियस मटेरियल, राइट, नुकसान कर सकता है, राइट। तो वो एक चैलेंजिंग काम था। वो मैंने सबसे बड़ा आरयू का एक्विजिशन किया है इंडिया में, शायद 50 मीटर का अभी तक किसी ने नहीं किया होगा। और मैंने ही उनको समझाया था कि भैया जमीन जितनी आप ले लीजिए, दूर रहना जरूरी है, 15 किलोमीटर दूर वहां से दूर लेंगे, रहना जरूरी है, अदरवाइज दैट कैन मेक अ बिग हैजार्ड। तो रिफाइनरी से 15-20 किलोमीटर दूर हम लोग ले गए थे टैंक फार्म को। और थोड़ा सा दूर लेना भी वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ, उसको 15-20 किलोमीटर दूर ले गए Very, थे। very उसका difficult. पूरा जो एक्विजिशन था वो बहुत चैलेंजिंग काम था, Very वो challenging. मैंने किया था। जी, very nice. और मैं अंबाजी में एडमिनिस्ट्रेटर था। जी जी जी। वहाँ भी मैंने काफी कुछ नए काफी चेंजेस किए थे, लोगों को अच्छी तरह दर्शन हो सके। जी। गर्मी होती थी तो लोगों को पैर जलते थे, तो हम व्हाइट पेंट का करवाते थे। ऊपर फॉगर लगवा दिए थे छोटे छोटे, जिससे उनको गर्मी ना लगे। शिखर में काफी प्रॉब्लम थे छोटे मोटे, तो मैंने इंजीनियर्स ने सजेस्ट किया कि सर इसको अगर हम लोग सोने से अगर मर दें तो हो सकता है। तो वो स्कीम मैंने बनाई थी, गवर्नमेंट में भेजी थी। तो आज आपको खुशी होगी जान के, हाँ जी, कि आज 200 किलो सोना इकट्ठा हो चुका है उस स्कीम में। यू स्टार्टेड दैट स्कीम। या बेसिकली मैं अंबाजी से बिलोंग करता हूँ, मतलब नजदीकी। तो एवरी टाइम जो चेंजेस आप बोल रहे हैं, हम लोग दुआई देते थे आपको। मुझे पता नहीं था वो आप थे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। या तो आज हमने स्कीम बनाई, गवर्नमेंट में भेजी कि भाई हम इसको सोना, हमारे मंदिर का सोना बहुत सारा हमारे पास आर्ट पीस है, ठीक है, जिसमें उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जी जी जी। लेकिन हम अलग से लेंगे डोनेशन, उसको अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे। और लोगों का मतलब डोनेशन बढ़ते बढ़ते आज वो 200 किलो पर पहुंच गए। जी, वी कैन सी आल्सो टॉप पे पूरा रखा हुआ है डोम में। या तो शिखर वगैरह वो अभी सोने का बनेगा सारा। बन गया, हाँ जी। और वो सुवर्ण मंदिर के बाद शायद पहला सा मंदिर होगा दूसरा, हाँ जी, इतना सारा जिसमें सोना लगा सोना होगा। रहेगा, हाँ जी। और काम से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड काफी मैंने चेंजेस किए थे। कुछ कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम नहीं करते थे, तो उनको मैंने पेनल्टी क्लॉज इम्पोज किया था वहां भी, कि अगर आप काम सही से नहीं कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर को आपके काम से संतोष नहीं है, तो वो आपको 1 रुपए से लेकर के 10,000 तक की पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। ऐसे मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस करवाया था। और जब भी मैं चेकिंग में जाता था और जहां मुझे ऐसा लगता था काम सही से नहीं हो रहा है, तो मैं सिर्फ 1 रुपए पेनल्टी करता था। मैंने कभी 10,000 की पेनल्टी नहीं की। जी जी जी। लेकिन एक पेनल्टी के बाद में लगभग उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और मुझे लगता है शायद अंबाजी में वो जो मैं टेंडर फाइनल करके गया था, शायद आज भी चालू है। हाँ जी। खरीदी मैंने ओपन टेंडर से करवाना चालू कर दिया था। उससे एक एक खरीदी में हमने ह्यूज सेविंग किया था, ह्यूज सेविंग। बहुत सारे मतलब अलग अलग जगह काम किया है, अलग अलग अनुभव में सारी जगह के। ऐसे ही मतलब यू नो अभी आप यहाँ पे आके चेंजेस नहीं कर रहे हैं, मतलब देयर वाज वेरियस थिंग्स यू हैव डन, एंड आई वुड से कि ये जर्नी आप चल रहे हो। मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि शायद शुरुआत है डिसेबिलिटी क्षेत्र में जो आपने किया है, जो आपका बलबूता था, और भी आप आगे जाए और हमको इतना फायदा मिले। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप ये जो वीडियो है सर का, उसको फैलाए, पूरे इंडिया में फैलाए। उनका काम बहुत ही जोरदार है सर। हमारे लिए वक्त बहुत कम है और हम शायद यहाँ पे ही समाप्ति करें। फ्यूचर में अगर कुछ और मौका मिला, हम लोग आपसे बाद में मुलाकात करेंगे। ऐसा कोई बेंचमार्क केस हुआ, वी विल डिस्कस। डिस्कशन का एक ही वजह रहेगी कि हम लोग भारत में ये संदेशा पहुंचाए। अवार्ड इज अ डिफरेंट थिंग। बाकी हम लोग ये आपसे धन्यवाद करना चाहेंगे। और कोई आपका मैसेज हो विच यू वुड लाइक टू से? तो मेरा सभी को यही मैसेज है हाँ कि नॉलेज इज पावर। आप जितना आपको ये राइट्स दिए हैं संसद ने, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है 2016 का, जी, वो आपको राइट्स के फॉर्म में है जी। तो आपको आपका राइट्स मानना है जी। आप कहीं जाते हैं, मॉल में, शॉप में, रेस्टोरेंट में, बैंक में, और वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वो एक्सेसिबल नहीं है। तो आप एक सिंपल अर्जी करिए, हम आपको एक्सेसिबिलिटी वहां करवाएंगे। करवा के देंगे। जो पब्लिक बिल्डिंग है उसमें एक्सेसिबिलिटी कंपलसरी है। हम कोशिश कर रहे हैं, काफी कुछ हो भी गया है, लेकिन 100% काम नहीं हुआ है। जी जी। तो जितना आप जागरूकता रखेंगे, आपको दिव्यांगजन होने के नाते
कोई अन्याय कर रहा है वो भी आप हमारे नॉलेज में लाइए, हम आप उसके अगेंस्ट में पुलिस केस रजिस्टर करवाएंगे, हमारे कोर्ट में अगर हमारे लेवल से होगा तो हम उसको डिस्पोज करेंगे। लेकिन आपकी जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। जी जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही आपने हमको टाइम दिया। और सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो सर ने बताया कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसको भी हमने चैनल पे रखा हुआ है पूरा डीप में, तो आप उसको भी देखिएगा। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।